हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। मैंने आपको लास्ट क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़ाया था। वो मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 10th क्लास का जो मैं सिलेबस लिया हूँ एनसीईआरटी का, उसमें हमें रियल नंबर पढ़ना था। तो रियल नंबर मैंने पढ़ाया था आपको कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो मैंने बताया था आपको जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब कहने का मतलब जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हैं, इवन और कह सकते हैं कि नेचुरल है, होल नंबर है, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इसको एक सिंपल भाषा में भी हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि जो वो नंबर जो जिनको हम नंबर लाइंस पर लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पर जिन नंबर्स को लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से माइनस भी है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे और भी आगे तक। तो अब इसके बाद एक की जाए तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये वाले जो नंबर हो गए, इनको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इन नेचुरल नंबर में जीरो को हम अगर ऐड कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, यही क्या कहलाते हैं, होल नंबर। इन्हीं को हम होल नंबर कहते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को ले लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, यही सब इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इसके बाद मैंने बोला था इवन है, ऑड है नंबर। तो जो इवन ऑड नंबर होते हैं वो बनते किससे हैं, वो बनते तो नेचुरल नंबर से ही है भाई। 1 क्या है, ऑड है, 2 क्या है, इवन है, 3 क्या है, ऑड, और 4 इवन है। तो अगर बात की जाए कि प्राइम और कंपोजिट नंबर में, तो प्राइम नंबर कौन से जो किसी डिवाइड नहीं होते, तो ये 1, 2, 3 ये प्राइम नंबर है, और 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये मतलब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर। तो जो भी इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर हैं, वो सभी क्या रेशनल नंबर भी होते हैं। कैसे, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के नीचे क्या हम 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसके नीचे अपान में 1 लिख सकते हैं। अगर वो अपान में उसको 1 लिख सकते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये P अपान Q के फॉर्म में आ जाते हैं। और P अपन Q की फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। तो क्या हो गया कि जो मतलब प्रत्येक जो इंटीजर होता है उसके अपान में अगर 1 लिख दें तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर भी हो जाता है। इस नंबर लाइन में हम इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, उसमें इरेशनल नंबर भी लिखे हैं, जैसे 1/√2, 2/√2 हो गया, इस तरह से। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उन्हें सब हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर का तो इंट्रोडक्शन हो गया कि इसमें कि रियल नंबर होते क्या, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उनकी 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। चलिए अब हम इस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका नाम है, इसके नाम के हर एक शब्द का मतलब समझते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मतलब है इसका लेमा। व्हाट द मीनिंग ऑफ द लेमा। लेमा का मतलब क्या है, तो लेमा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी अदर चीज़ को प्रूव करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग लेमा कहते हैं। ये कह सकते हैं कि एक ऑलरेडी ऐसा मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड ऐसा एक कोई भी एक स्टेटमेंट जो किसी अदर चीज़ को प्रूव करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। इसके बाद है कि डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब जो डिवीज़न में हेल्प करता हो, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो डिवीज़न के लिए बनाया गया हो। फिर ये बनाया किसने है, यूक्लिड ने बनाया था। जैसे कि जो फोटो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को दिया था, इसीलिए इनका पूरे स्टेटमेंट का जो नाम है वो क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। चलिए हम इस स्टेटमेंट को अब समझते हैं। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ नया नहीं है, कुछ टफ नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। आप क्लास 4th या 3rd या 5th में आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन उस समय हमको इसका नाम नहीं बताया जाता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पहले हम एक आपको एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम इसको
पढ़ाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास दो इंटीजर हैं, मान लीजिए एक 3 है और आपने 13 को डिवाइड कर रहे हैं आप उससे। जब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर। तो आपको एक चीज़ और सिखाई गई होगी बचपन में कि अगर इसको जो हमने डिवाइड किया है इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सही है गलत। तो हमारे टीचर क्या बताते थे कि जो ये नंबर जो दिए जाते हैं इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो नंबर मिलेगा अगर वो 13 के इक्वल है तो वो क्या होगा, 13 का मतलब यहाँ पर जो भी नंबर हो उसके इक्वल है, तो वो हमारा जो डिवाइड हमने किया है वो एकदम क्या है, करेक्ट है, हमने डिवाइड किया होगा। तो आप ये भी जानते होंगे कि इसके पार्ट के नाम क्या होते हैं। तो जो सबसे इस साइड में होता है इसको हम बोलते हैं डिवीज़र, और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो आंसर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट, और जो रिमेन हमें बचता है डिवाइड करने के बाद उसे बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए अब इसका देखो कॉम्बिनेशन अगर उसके अकॉर्डिंग बनाए तो कैसे बनेगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक तरीके से ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसको अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको देखो हिंदी में उन्होंने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, ये एकदम हिंदी में लिखा है, जो ऊपर आपको फार्मूला इंग्लिश में दिखाया जा रहा है उसको बिल्कुल हिंदी में। डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, और डिवीज़र को बोलते हैं भाजक, कोसेंट को बोलते हैं भागफल, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। ये इसको मतलब ये हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही जैसा है। अब बात की जाए, चलिए देखिए हमने जो नंबर लिए हैं 3 और 13, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। जो स्टेटमेंट लिखा है ऊपर, इस स्टेटमेंट को आप समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, इफ़ वी हैव 2 इंटीजर्स a एंड b, अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसमें 2 इंटीजर्स हमने लिए, कौन कौन से लिए, एक तो लिया हमने 13, दूसरा लिया 3। तो 13 को हम ले लेते हैं a और 3 को हम ले लेते हैं b। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन, जब इनको ऑपरेट करते हैं या इनको डिवाइड जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कोसेंट जो मिलता है वो क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, और जो रिमाइंडर बचता है ये भी क्या है, एक हमारा एक यूनिक है, मतलब इससे थोड़ा हट कर आंसर आया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है देन सेटिस्फाई द कंडीशन a इज इक्वल टू बी क्यू एंड आर। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो नीचे वाली कंडीशन है। चलिए एक बात हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो r जो है यहाँ पर है, रिमाइंडर जो है वो कितना हो सकता है। तो रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखिए, या तो वो 0 होगा, अगर कोई चीज़ कंप्लीटली डिवाइड हो गई तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। या तो फिर क्या होगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई तो 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता, माइनस में तो आ नहीं सकता, तो वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन कितना ज़्यादा हो सकता है, एक लिमिट तो होगी कि ज़्यादा क्या मतलब कुछ भी है, कुछ नहीं हो सकता ना, एक लिमिट होगी। लिमिट कितनी होगी कि वो हमेशा जो होगा r वो छोटा होगा b से, कहने का मतलब जो डिवीज़र है उससे हमेशा क्या होगा, लेस होगा। तो रिमाइंडर जो हमेशा है तो लेस देन डिवीज़र, अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो वो डिवाइड नहीं हो जाएगा आगे, सिंपल सी बात है। तो वो डिवाइजर क्या होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिवीज़र से लेस होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर देखो लिखी है, क्या लिखा है कि 0 r क्या है कि 0 के इक्वल है, या तो जो r है वो 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन r क्या है
आर बी से छोटा भी हो सकता है। तो सपोज ने आप बात ले ली जाए कि इसे यहाँ पर रिमाइंडर जो है, यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा तो हमने जो बी से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कहने का मतलब है 3 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो क्या क्या नंबर यहाँ पर आर हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है यार, तो या आर या तो 0 होगा, 0 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 आएगा नहीं, 3 आएगा तो एक बार डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर होगा वो हमेशा डिवीजर से लेस होगा। तो यही जो कंडीशन थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बताएंगे। अच्छा, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम क्या मतलब होता है, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि कोई भी हम काम करते हैं उसके जो रूल्स होंगे, उसमें जो भी हम जो चीज़ें करते हैं उसका जो पूरा स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करें कि स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए आप A to B जाना जा रहे हैं, मतलब कोई A जगह है और वो B पॉइंट तक आप जाते हैं, तो B पॉइंट के बीच में कुछ और हैं, जैसे C है और D है। आप A से B तक जाना चाहते हैं, ओके, लेकिन बीच में 2 पॉइंट हैं। तो पहले क्या होगा, आप A to C तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, A to C, फिर क्या जाएंगे, C to D जाएंगे, और फिर D से B पर जाएंगे। तो ये क्या है, एक फिक्स स्टेटमेंट है, ऐसा तो नहीं आप इसको उड़ते उड़ते चले जाएंगे। एक क्या होगा, आप एक सीक्वेंस में एक लाइन में ही आपको जाना है, तो फिर क्या है, तो आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है कि A to C जाएं पहले, फिर C to D जाएं, फिर D to B जाएं, तब आप क्या हो पाएंगे, A to B पहुंच पाएंगे। तो ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है इनको ही बोला जाता है एल्गोरिथम। अब बात की जाए डिवीजन, तो जो एल्गोरिथम है वो क्या है, डिवीजन से रिलेटेड है। और फिर क्या है, यूक्लिड नाम दिया गया। तो यूक्लिड का मतलब ये है कि यूक्लिड ने इस एल्गोरिथम को बनाया था, इसीलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से ये एल्गोरिथम जानी जाती है। अच्छा, इस एल्गोरिथम का 10th चैप्टर में एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया गया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने आज जो पढ़ा है आपको, ये जो चैप्टर रियल नंबर है, इसका उसमें जो पूरा जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो इसका था, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको पढ़ाया है। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको जो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं उनको मैं बताऊँगा, तो उसके बाद अगले जो चैप्टर एक्सरसाइज होगा उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।